हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग MPSC 008 के बचे हुए 5 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। मैं ऑलरेडी 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। पहले वो देखना और फिर ये वाली वीडियो देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि आप एफर्ट्स बताओ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या आए हैं जब से हमें आज़ादी मिली है इंडिया में। यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे चेंज हुए हैं, क्या क्या एफर्ट्स हम लोगों ने करे हैं उन्हें चेंज करने के लिए आज़ादी लेने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से समझेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है इलेक्शन सिस्टम को बेटर बनाना ताकि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। ओके, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ही ये रियलाइज हो गया था कि इलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मनी पावर का यूज़, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स, इलेक्शन में चीटिंग, लोगों का सिस्टम से ट्रस्ट कम होना। इसलिए इंडिया स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो सके। ओके, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, ये हमने अभी बात करी। हमें इसकी नीड इसलिए पड़ी बिकॉज पैसा और मसल पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था इलेक्शन में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चीटिंग चीज़ें हो रही थी यहाँ पे इंडिया में, और लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि वोटिंग प्रोसेस होता कैसे है, और एथिकल स्टैंडर्ड गिर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए इंडिपेंडेंस के बाद। क्या क्या थे ये शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, किसके तहत? आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल के अंडर बना था। ठीक है, इसका रोल क्या था? इसका काम था फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, इम्पार्शलिटी रहना, यानी कि कोई बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी की तरफ, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करना। और ये हमारी डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड बन गया था। ओके, फिर आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके अंडर ये था कि आप लोग अगर 18 की एज के हो तो आप अपना वोट दे सकते हो। ठीक है, एडल्ट होते ही हर अडल्ट सिटीजन को वोट का राइट होता है। इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी और हम लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आया एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था? इसमें 1985 में आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 10th शेड्यूल में ऐड हुआ ये। इसका मेन एम था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो पार्टी है वो चलती रहे, कुछ होना नहीं चाहिए ऐसे पार्टी का टूटना और ये सब नहीं। प्लस पार्टी स्विचिंग को रोकने के लिए, बहुत लोग तुमने देखा होगा कैंडिडेट्स जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी स्विच कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया। फिर हमारे पास ईवीएम्स आ गई, जिसमें इनवैलिड वोट्स वगैरह हम हटाने लग गए, काउंटिंग वोट्स की जल्दी होने लग गई। ओके, फिर इसके बाद आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट आया 2010 में। इससे क्या क्या हुआ कि ओवरसीज के सिटीजन्स को वोटिंग का राइट मिला, वोटर रजिस्ट्रेशन और बेटर हुई और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई इलेक्शंस में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हुआ डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, यानी कि अब कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एसेट लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें इलेक्शंस में खड़े होने से पहले बतानी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि अब ये हो गया था कि आप एक लिमिट तक ही पैसे खर्च कर सकते हो अपनी इलेक्शन कैंपेन पे, उससे ऊपर नहीं। ओके, इसके बाद आया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि बिहेवियर रेगुलेट करा गया लोगों का, मशीनरी का मिसयूज ना हो ये रोका गया, हेट स्पीच ना हो, ये सब आया। उसके बाद नोटा आया 2013 में, जिससे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आया। अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो आप ये चूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद काफी सारे इलेक्टोरल अवेयरनेस प्रोग्राम आए, जैसे कि स्वीप, इसमें वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हुई और एथिकल वोटिंग को प्रमोट करने की। ओके, अब इन सब का क्या इम्पैक्ट रहा? इम्पैक्ट ये रहा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोग वोट देने आने लग गए और चीटिंग वगैरह कम हो गई।
लेकिन लिमिटेशंस भी रहे, बिकॉज अभी भी क्रिमिनल वाले बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट खड़े होते हैं, मनी पावर की अभी भी उतनी वैल्यू है, और जितने भी ये सारे रिफॉर्म्स आए ना, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया ढंग से। तो ये रहा, ठीक है। कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि देखो रिफॉर्म्स वगैरह तो आए, लेकिन चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सिटीजन्स को अवेयर रहना पड़ेगा और अपनी दिमाग लगा के वोट देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क टू एनालाइज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखो, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है पॉलिटिकल साइंस में। हम उनके व्यू पॉइंट से पॉलिटिक्स को देखेंगे इंडिया में। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि ये होता क्या है। मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क स्टेट पॉलिटिक्स को क्लास और इकोनॉमिक रिलेशंस के थ्रू समझते हैं। जहां पे भी देखो कार्ल मार्क्स की बात होगी ना, क्लासेस की और इकोनॉमिक कंडीशन की, फाइनेंस की, प्रोलिटरेट, बुर्जुआजी, इस सब की बात होगी, सोशलिज्म, ठीक है। तो जब भी मार्क्स आए तो तुम ये समझ जाना चीज। मार्क्सिस्ट के जो स्कॉलर्स थे ना, वो ये कहते थे कि स्टेट न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती है। बहुत इजी है, जैसे कि हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अभी के टाइम में देखें, तो जैसे हमारी स्टेट है या हमारी कंट्री है, ये लोग जो भी लोग डोमिनेंट है, जिनके पास पैसा पावर है, उसको ज्यादा फेवर करते हैं रादर देन पुअर और मार्जिनलाइज्ड के। तो यही मार्क्सिस्ट ने कहा था। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट एक ऐसी कमिटी है जो बुर्जुआजी के कॉमन इंटरेस्ट मैनेज करती है। यानी कि बुर्जुआजी वो लोग हो गए जिनके पास पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज है। तो हमारी स्टेट ना उनको केटर करती है, उनकी नीड्स और उनके जो चीजें उन्हें चाहिए होती हैं उन्हें देखती है, रादर देन एक मार्जिनलाइज्ड या फिर एक प्रोलिटरेट क्लास। ओके, अब मार्क्सिस्ट की ना कुछ आइडियाज थे, उनके कुछ की अजम्पशन थे। वो क्या थे? पहले तो वो कहते थे कि जो स्टेट होता है वो क्लास बेस्ड होता है, यानी कि स्टेट में क्लासेस का ज्यादा रोल होता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से शेप होती है, किसके पास पैसा है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। सही बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि एक स्टेट में ना पावर कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये भी बात सही है। अब इनके फ्रेमवर्क का हम एप्लीकेशन देखें अगर इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, इनके अकॉर्डिंग एक जो इंडियन स्टेट है वो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड होता है। यानी कि कैपिटलिस्ट जितने भी लोग हैं, पैसे वाले, पावर वाले, उनका ज़्यादा वहाँ पे एक रोल होता है। डोमिनेंट क्लासेस जो है वो कंट्रोल करती हैं स्टेट को। बुर्जुआजी और लैंडेड इंटरेस्ट के फेवर में है ये सारा कुछ, ठीक है। डेमोक्रेसी के बावजूद भी पावर एलिट के पास ही रहता है। मार्क्सिस्ट का ये कहना था, और सही भी चीज है, कि जो इंसान के पास पावर है, पैसा है, वो डोमिनेट करेगा। जो दूसरा इंसान है जिसके पास नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं समझेगा। ओके, दूसरा क्लास स्ट्रक्चर एंड पावर। उन्होंने कहा था इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है इन सारी क्लासेस में, और जो एक स्टेट है वो फेवर करेगी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट को, रिच फार्मर्स को। और ज्यादातर ये बाद में जब एलपीजी वगैरह आया तब ज्यादा ऐसा होने लग गया। ओके, थर्ड उन्होंने बात कर दी रोल ऑफ द रूलिंग एलीट। उनके अकॉर्डिंग देखो, रूलिंग क्लास है इंडिया में जो इससे कंसिस्ट होती है, और ये लोग जो है कंट्रोल रखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है स्टेट एंड एग्रेरियन रिलेशन। इन्होंने कहा था कि देखो, मार्क्सिस्ट ने कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स जो आए वो फेल हो गए हैं, लैंडलॉर्ड अभी भी स्ट्रांग है, और एग्रीकल्चरल लेबर का अभी भी एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बात करी थी कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट। उनके अकॉर्डिंग इनके आते ही, एलपीजी वगैरह के आते ही, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉर्पोरेट कल्चर, मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज आ गई है। जितनी भी पॉलिसी बनती है हमारी कंट्री में वो मार्केट के हिसाब से बनती है। और क्लास इनइक्वालिटी है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये ज़्यादा हो गया हमारी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बात करी रीजनल स्टेट एंड क्लास अलायंसेस। यानी कि रीजनल कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हो गए, एक रीजन के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं, जो जहाँ पे डोमिनेट कर रहा है वो वहाँ पे हिसाब से चल रहा है। क्लास कास्ट का कोलिशन बढ़ गया, ठीक है, और डेवलपमेंट भी इक्वल नहीं रहा है अब। ओके, कोएर्सिव रोल ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा था कि देखो, स्टेट ना पुलिस, मिलिट्री और लॉ को यूज कर कर जितने भी मूवमेंट एक मिडिल क्लास इंसान या कोई भी कर रहा होता है ना, उसको दबा देती है। और ये बात सही भी है।
अभी भी अगर दिल्ली में कोई भी मूवमेंट हो रहा था, पोल्यूशन, स्ट्रे डॉग्स, तो क्या करा स्टेट ने? पुलिस और मिलिट्री का यूज करा। यही वो कहते हैं कि यही होता है। ओके। अब मार्क्सिस्ट को ना बहुत क्रिटिसाइज करा गया था। उनको कहा गया था कि एक तो ये ना बहुत ज्यादा क्लास क्लास करते रहते हैं, ऊपर से इन्होंने कास्ट रिलीजन को तो हटा ही दिया है। प्लस इन्होंने कहा था कि इनको क्रिटिसाइज करा गया था कि ये ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट वगैरह को कुछ समझती नहीं है। और बाकी देखा जाए अगर आज के टाइम पे, तो इनका रेलेवेंस भी उतना ही है। इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, लेबर अभी भी एक्सप्लॉइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स रेलेवेंट अभी भी है। ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस द नेचर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स इन इंडिया। वेरी इजी। देखो, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स वो होते हैं जहां ग्रुप्स ऑटोनॉमी, कल्चरल रिकॉग्निशन या कभी कभी सेपरेशन की मांग करते हैं। ओके। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में ये मूवमेंट्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। अगर हम सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब सीखें, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लोग अपना पॉलिटिकल और कल्चरल फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं या अपना एक सेपरेट ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहां उनके उनके हिसाब से पॉलिटिक्स और कल्चर चले। ठीक है। इंडिया में मोस्टली मूवमेंट्स ऑटोनॉमी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन मांगते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोविजन मांगते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सेपरेट स्टेट की मांग नहीं इतनी होती, लेकिन ऑटोनॉमी जरूर मांगते हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो इन सारे मूवमेंट का नेचर क्या रहा है? नेचर मतलब किस किस चीज पे बेस्ड होते हैं। देखो, एथनिक और रीजनल बेस पे होते हैं। ये लोग सक्सेशन नहीं मांग रहे होते, ऑटोनॉमी मांग रहे होते हैं। कॉलोनियल लेगेसी और हिस्टोरिकल चीज़ों पे बिलीव करते हैं ये लोग कि पुराने टाइम से ऐसा चलता आ रहा है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से होता है ये मूवमेंट्स वगैरह। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से होते हैं। स्टेट रिप्रेशन की वजह से होते हैं। डेमोक्रेटिक एंड वायलेंट फॉर्म्स कभी कभी ये चीज़ें ले लेती हैं। तो यही सारे ये रीज़न लिख रखे हैं। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तुम इस पीडीएफ से इसका आंसर पढ़ोगे और तुम ये याद हो जाएगा। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि मूवमेंट किस किस वजह से होते हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। देखो, इंडियन फेडरल सिस्टम ना स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ काम करता है, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन्स रहे हैं जिसकी वजह से स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड उठी है। बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत बार ऐसे होते हैं, सेंटर में कोई और पार्टी होती है और स्टेट में कोई और, जिसकी वजह से कोऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है और सेंटर और स्टेट इतना ज़्यादा साथ में नहीं रह रहे होते। तो इसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, यानी कि सेल्फ रूल की डिमांड करता है। तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, इंडिया में ना पावर क्वाडी, तुम्हें पता है क्वासी फेडरल है, तो यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन में दोनों का पावर होता है, स्टेट में सिर्फ स्टेट और कॉन्करेंट में सेंटर वाला। ठीक है। अब इश्यूज क्या क्या आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में? सबसे पहला आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। गवर्नर का रोल, गवर्नर देखो सेंटर अपॉइंट करता है, तो गवर्नर भी एक तरह सेंटर वालों का हो गया। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, हमें टैक्स के लिए, पैसों के लिए, बजट के लिए, फंड के लिए सब कुछ सेंटर पे डिपेंड होना होता है, तो स्टेट के पास तो पावर ही नहीं बचा। बाकी आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है। गवर्नर के पास ऐसा पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है कभी भी, और गवर्नर है किसका? सेंटर वालों का। तो ये भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पहले तो देखो प्लानिंग कमीशन होता था, तो थोड़ा बहुत स्टेट का रोल था, अब वो भी हटा दिया गया, अब नीति आयोग हो गया, तो फिर से सेंटर का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। ठीक है। अब अगर हम देखें कि मीनिंग ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, कि अगर वो स्टेट अलग चाहते भी हैं तो वो क्यों चाहते हैं? वो स्टेट अलग इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज खुद बना सकें, अपने जितने भी कोर्ट्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथ में खुद आ सके, और वो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर सकें। ठीक है। अब और अगर हम रीजंस देखें, तो रीजंस क्या होते हैं ऑटोनॉमी डिमांड करने के? रीजनल डाइवर्सिटी, बिकॉज आपका कल्चर, लैंग्वेज अलग है, इस वजह से होता है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की वजह से होता है, एक कोई पार्टी को आप चाहते हो डोमिनेट करे वो पार्टी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से होता है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसलिए।
रीजनल पार्टीज आजकल आजकल बहुत बढ़ गई है, तो उस वजह से भी होता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए, सेंटर स्टेट के रिलेशन को बेटर करने के लिए 2 कमीशंस बनाई गई थी। एक थी सरकारिया कमीशन और एक थी पुंची कमीशन। लेकिन इन कमीशंस का इतना कुछ करने से भी कुछ हो नहीं पाया। आज देखें, आज के टाइम में, अगर हम मॉडर्न टाइम में, तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं, ठीक है। रीजनल पार्टीज का रोल ज़्यादा बढ़ गया है और कोलिशन गवर्नमेंट का बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इतना बेटर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस नहीं हो पाए हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नर इन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा था गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। तो अगर सेंटर वालों का ही गवर्नर है, तो क्या तुम्हें लगता है यूनियन स्टेट रिलेशन ठीक हो पाएगा इंडिया में कभी? चलो देखते हैं, ठीक है। देखो, गवर्नर स्टेट का ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें, बिल वगैरह पास करना, लॉ वगैरह पे, इस सब पे किसका हक होता है? सबसे पहले गवर्नर का, ठीक है। और गवर्नर ही तुम्हारे सीएम को भी अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। तो एक तरह है तो चीजें गवर्नर के हाथ में काफी सारी, ठीक है। अब देखा जाए गवर्नर के पास क्या क्या, पहले तो इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही काम करते हैं, ठीक है। इनका रोल क्या क्या होता है गवर्नर का? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मैंने अभी बताया, चीफ मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट करते हैं। इनके पास पावर्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं कभी भी। ये किसी को भी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर कोई मेजोरिटी से क्लियरली नहीं जीती कोई पार्टी, तो ये अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। ओके, अब प्रेसिडेंट रूल के अंडर भी यही काम करेंगे। ओके, लेजिस्लेटिव रोल होता है इनका, यानी कि बिल वगैरह पास करने में भी गवर्नर का रोल होता है। बाकी एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर भी यही वर्क करते हैं। तो ये सारे रोल यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत इजी रोल है ये, गवर्नर के रोल देख लेना। वही 2 कमीशन आई थी गवर्नर के रोल को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया अभी भी। गवर्नर को क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं इन सारे रीजंस की वजह से। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि गवर्नर के रोल को बहुत डेलिकेटली देखा गया है, इनको फेडरल स्पिरिट के हिसाब से काम करना चाहिए, अनबायस्ड होकर, वरना हमारी सेंटर स्टेट की कभी भी रिलेशन ठीक नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस। अगर तुम्हें रिवीजन का वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना रिवीजन, मैं एक रात को रिवीजन का वीडियो बना लूंगी ताकि मैं वो डाल दूं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ मैं लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।